हेलो अगेन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को काइनेज़ोलॉजी की नई लेक्चर जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का समझ आ गया होगा, असेसमेंट का, जो कि शॉर्ट ओवरव्यू था, बट जो उसका पार्ट बी है वो पेंडिंग पर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेक्चर कंटेंट्स की बात करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। काइनेज़ोलॉजी, रेंज ऑफ मोशन, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जिसका कंसेप्ट पहले से दिमाग में बेसिक्स में ही बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं रिपीट कर दूंगी। एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स, फ्री एक्सरसाइजेस, बेसिक रूल, इफेक्ट्स, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है जिसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और इसके बाद ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होंगे काइनेज़ोलॉजी के थोड़े से एडवांस होंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो काइनेज़ोलॉजी टू कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, काइनीज कॉल मोशन, और लोगस मीन स्टडी। तो द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द body movements, mechanics of the body movements, principles of mechanics and anatomy in relation to the human body. And the last one here is the science dealing with the interrelationships of the physiological processes and anatomy of the human body with respect to the movement. हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी के इंटर रिलेशनशिप को काइनेज़ोलॉजी को हमने कहा है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जो है मिलकर काइनेज़ोलॉजी एक अलग जो है वो डेवलप हुआ है। तो काइनेज़ोलॉजी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में मतलब जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, फंक्शनल जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। एंड एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, या फिर उसके साथ फिजियोलॉजी को इंटरलेट कर लो, उसको कंबाइन करके जो एक मूवमेंट हमें मिल रही होती है, हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं काइनेज़ोलॉजी में। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: अप्लाइड काइनेज़ोलॉजी, स्पेशल काइनेज़ोलॉजी, क्लिनिकल काइनेज़ोलॉजी। तो इफ यू टॉक अबाउट अप्लाइड काइनेज़ोलॉजी, इट हैज टू डू विद द मसल टोन. It says that the muscle tone changes quickly according to psychological condition. साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती जाती है, वैसे वैसे माइंड हमारी जो है, मसल टोन जो है हमारा चेंज होता जाता है। ब्रेन को कमांड मिल रही होती है उस हिसाब से, तो वो उस तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम अप्लाइड काइनेज़ोलॉजी की काइंड जो है पढ़ रहे होते हैं। स्पेशल काइनेज़ोलॉजी में हम जो है इंडिविजुअल सेगमेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो है हम उसकी मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, उसके फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, उसकी एनाटमी पढ़ रहे होते हैं। तो वो स्पेशल काइनेज़ोलॉजी। क्लिनिकल काइनेज़ोलॉजी जो है वो कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी मतलब अप्लाइड और स्पेशल काइनेज़ोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट है कि रेंज ऑफ मोशन। व्हाट इज रेंज ऑफ मोशन? द फुल मूवमेंट पोटेंशियल ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन. मूवमेंट टेक प्लेस at a joint and it brought by either the patient muscular effects or by the application of any external force. ठीक है, जो भी किसी भी जॉइंट पर एक मूवमेंट अगर हो रही है तो या तो पेशेंट खुद एफर्ट कर रहा है, अपनी मस्कुलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो मूवमेंट हो रही है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स मैनुअली भी हो सकती है, मैकेनिकली भी हो सकती है। लाइक कोई अगर आप एग्जाम्पल पेशेंट आता है एंड वो अपनी आर्म मूव नहीं कर सकता है, तो अगर उसके जॉइंट पर मूवमेंट करवानी है तो हमें जो है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैनुअल जो है असिस्टेंस या हेल्प, एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम कह लें, तो मैनुअल या तो पेशेंट के साथ जो आया हुआ है अटेंडेंट, हम उससे जो है हेल्प ले लेंगे कि आप इसकी जो है आर्म मूव करवाएं, या फिर मैकेनिकल, या फिर हम कोई ऐसी डिवाइस यूज़ कर लेंगे जो कि पेशेंट की आर्म या किसी भी कोई भी लिम्ब जो है मूव करवाए। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो मूवमेंट्स की भी टाइप्स होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट होती हैं अकर विद अ पर्सन कंट्रोल. वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज आर मेनली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, बट सम वॉलेंट्री मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग रिक्वायर्स लेस कॉन्शियस अट्रैक्शन. वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो ब्रेन हमें कमांड कर रहा होता है कि हमें कौन सी मूवमेंट किस सिचुएशन में प्रोड्यूस करनी है, परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को देख लो, आप कुछ उठाना चाह रहे हो, लाइक अगर आप कोई ग्लास ग्रैस्प करना चाह रहे हो, ग्रैस्प करना चाह रहे हो, तो आपका ब्रेन आपको कमांड देगा कि मूव योर हैंड, आप अपना हैंड मूव करो और उसे पिक कर लो, ठीक है। तो वो जो होती है वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है जिसमें आपका ब्रेन आपको कमांड दे रहा होता है, ठीक है। तो
लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, जैसे उन्होंने कहा है कि वॉकिंग जो है वो लेस कॉन्शियस अट्रैक्शन रिक्वायर करती है, क्योंकि वॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप जिसके आप यूज टू हो चुके हो, उसके लिए आपको इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपका ध्यान कहीं भी हो, आप अगर चल रहे हो तो आप चलते जाते हो, भले आपका ध्यान चलने की तरफ हो या ना हो, आप बिल्कुल भी लाइक स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हो तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नींद नहीं कह लो, अगर आप सो रहे हो तो आप जो है वो स्लीप वॉक कर रहे होते हो, उस वक्त आप कॉन्शियस नहीं होते हो, आप नींद में होते हो, आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे होते, बट स्टिल आप वॉकिंग कर रहे होते हो। तो इसीलिए वॉलेंट्री मूवमेंट्स में जो वॉकिंग है वो भी वॉलेंट्री एक्शन है, हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है उसको परफॉर्म करने की कमांड दे रहा है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस इतनी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप उसके यूज टू हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा बेसिकली इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ बताया हुआ है मूवमेंट्स अकर विदाउट पेशेंट कंट्रोल, पेशेंट का कंट्रोल उस पर नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी पैथोलॉजी में ही पेशेंट का कंट्रोल ना हो, स्मूथ मसल्स की जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, उन पे आपका जोर नहीं होता, आप खुद से उनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। वॉलेंट्री में ऑटोमेटिक नहीं होती है, आप चाह रहे हो तभी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इनवॉलेंट्री में ऐसा नहीं होता। इनवॉलेंट्री में आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, एक चीज का काम है करना तो वो करता रहेगा। जैसे हार्ट का काम है पंप करना, तो वो कंटिन्यूस पंप करता रहेगा, आपकी विल से कुछ नहीं होने वाला, वो स्टॉप नहीं होगा जब तक कि उसे स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स आना बंद नहीं हो जाते। तो अगर पैथोलॉजी की बात करें तो पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता किसी भी मूवमेंट पर, लाइक वॉलेंट्री कंडीशन जो भी है वॉलेंट्री मूवमेंट, उस पर अगर पेशेंट किसी भी तरह का कंट्रोल लॉस कर जाए तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाती हैं, वो पैथोलॉजी में आ जाता है। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स इंक्लूड करते हैं ट्रेमर्स, पॉलियो, एडिटेसिस नहीं है ये, एथिटेसिस है, एथिटोसिस सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो एक्टिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? एक्टिव एक्सरसाइजेस मूवमेंट्स परफॉर्म्ड और कंट्रोल्ड बाय वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द मसल। वो जो मूवमेंट्स होती हैं या वो एक्शंस होते हैं जो कि आप वॉलेंट्री मतलब अपनी ब्रेन की कमांड से, अपनी ख्वाहिश से जो है परफॉर्म करना चाह रहे हो, कोई भी एक्शन अपने मसल्स की हेल्प से। तो वर्किंग इन अपोजिशन टू एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए आप कर रहे होते हो एक्शन परफॉर्म, तो वो एक्टिव एक्सरसाइजेज होंगी। इसमें आपकी मसल्स की एबिलिटी देखी जाती है, स्ट्रेंथ वगैरह देखी जाती है एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कि आपके मसल्स कितने कैपेबल हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं या नहीं। एक्सटर्नल फोर्स कोई वॉल भी हो सकती है, जैसे आप पुशअप कर रहे हो तो ग्रेविटी भी हो सकती है, अर्थ भी हो सकती है, मतलब फ्लोर जो भी है आप उस पर पुशअप कर रहे हो, तो अगर तो एक्सटर्नल फोर्स को आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो एक्टिव एक्सरसाइजेस मतलब आपके अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी में भी डेवलप हो रही हो, क्योंकि आप नॉर्मल जो है वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। फ्री एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि परफॉर्म बाय द पेशेंट्स ऑन मस्कुलर एफर्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, लाइक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या रेजिस्टेंस और अगेंस्ट ग्रेविटी, आपको कोई जो है एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वो फ्रीली कर रहे हो। तो जैसे आप जो है वो कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, इस तरह की एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो फ्री होती हैं, आपका मस्कुलर एफर्ट तो लग रहा होता है लेकिन उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है। जैसे आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको नेसेसरीली कोई डिवाइस या कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड होगा, या तो वो बॉल बन जाएगी या डंबल्स हो जाएंगे, इस तरह से। ये है फ्री एक्सरसाइज एंड एक्टिव मूवमेंट्स। मूवमेंट्स परफॉर्म और कंट्रोल बाय द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द मसल, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आप टाइप्स की बात करें तो असिस्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज होती है, रेजिस्टेड एक्सरसाइज होती है। असिस्टेड एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपको समहाउ कोई ना कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। असिस्टेंस मतलब किसी का सहारा लेना पड़ गया हो तो वो असिस्टेंस हो गई। उसका मतलब ये होता है जब आपको असिस्टेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब आप परफॉर्म तो कर पा रहे हो, लेकिन कोई भी एक्शन आप काम कर पा रहे हो लेकिन उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए। लेकिन जैसे कि कोई एल्डरली पेशेंट होते हैं या ऐसे ही नॉर्मल इंडिविजुअल देख लो, तो उनको चलने के लिए मतलब सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोई लाठी ले लेते हैं या कुछ भी, तो वो असिस्टेड होती हैं। तो उस तरह की जो भी एक्सरसाइज जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हो आप ताकि वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो वो असिस्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं। उसमें आपका मस्कुलर एफर्ट तो होता है लेकिन आपको समहाउ कोई ना कोई हेल्प रिक्वायर्ड होती है।
असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। इसका मतलब ये है कि आप जो है आपके अंदर नॉर्मल एक्टिविटी करने की एबिलिटी है, लेकिन जो है फिर भी आपको किसी तरह की असिस्टेंस रिक्वायर होती है ताकि आप कोई हेवी एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म कर सको, किसी भी रेजिस्टेंस को जो है आहिस्ता आहिस्ता से कैपेबल हो जाओ, उसको रेजिस्ट कर सको। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो कि फुली आपके जो है मसल्स डेवलप हुए हुए हैं, फुली जो है आप कैपेबल हो कि आप कोई भी एक्सरसाइज अगेंस्ट ग्रेविटी या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स सोर्स, रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑपोजिंग फोर्स होती है, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। Passive movements are those which brought about an external force which is in the absence of muscular power in the part of the body. पैसिव मूवमेंट्स में हमेशा आप जो है अपनी मस्कुलर पार्ट्स के थ्रू कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा कोई ना कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, आप कर ही नहीं सकते हो मूवमेंट, आपका कोई भी पार्ट जो है उसमें मस्कुलर पावर नहीं होती है, किसी भी पार्ट में कह लो, किसी एरिया में कह लो या होल बॉडी कह लो, उसमें पावर नहीं होती है, तो आपको जो है मूवमेंट्स परफॉर्म करवाई जाती हैं, तो वो मूवमेंट्स जो होती हैं वो पैसिव मूवमेंट होती हैं, जिसमें टोटली आप डिपेंडेंट होते हो अदर्स पर। तो वो मोमेंट भी या तो मैकेनिकली होगी और मैनुअली। मैकेनिकली में हमेशा आप जो है किसी डिवाइस या मशीन को यूज़ करते हैं। मैनुअली जब भी कहीं हम बात करेंगे तो या तो आप अपना हाथ यूज़ कर मतलब थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है हेल्प, या फिर जो है आपके साथ अटेंडेंट पेशेंट के साथ जो आया हुआ है वो हेल्प दे रहा है, या फिर पेशेंट खुद, अगर एग्जांपल जो है आपका एक लिम्ब काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे लिम्ब को पावर दे असिस्टेंस दे दें, आप उसको जो है हेल्प करें कि आपके जो दूसरा हाथ है वो मूव हो जाए अपनी ही जो हाथ सही है आपका जो आर्म सही है उससे, तो वो पैसिव मूवमेंट्स मैनुअली होंगी। तो पैसिव मूवमेंट जो है वो सिंगल जॉइंट पर भी हो सकती हैं, सेवरल जॉइंट पर भी हो सकती हैं, इन सीक्वेंस कवरिंग एनी और ऑल ऑफ द जॉइंट मूवमेंट्स विद एंड मेंटेन मसल लेंथ। ठीक है, या तो एक जॉइंट पर हो सकती है या सेवरल जॉइंट पर हो सकती है, तो जो है जॉइंट की मूवमेंट को सीक्वेंसली कवर करने के लिए और मसल लेंथ को भी मेंटेन कर रहा होता है। ये जो है सेवरल जॉइंट्स पर सिमल्टेनियसली परफॉर्म करवा सकते हैं इन मेनी नेचुरल एंड फंक्शनल मूवमेंट्स में, एज मेनी नेचुरल, सॉरी, ये है असिस्टेंस प्रोवाइड करें। अब ये जो है ये असिस्टेंस है बेसिकली, इसमें पेशेंट को खुद की मस्कुलर पावर लग रही है, लेकिन अगर तो वो बिल्कुल हैंडीकेप है, उसको वो मस्कुलर एबिलिटीज़ नहीं है, तो इस तरह से असिस्टेंस हम उसे प्रोवाइड करते हैं या उसका अटेंडेंट प्रोवाइड करता है। तो आगे पढ़ते हैं बेसिक रूल। ठीक है, तो दोज पार्ट नॉट टू बी मूव शुड बी एडिक्वेटली सपोर्टेड। जो आपका पार्ट जो है बॉडी का जो है उसको ट्रीट नहीं करना, उसको हमें सपोर्ट करना है। मतलब एक तो हम मूव करवा रहे हैं, तो जो पार्ट आपका रेस्टिंग स्टेट में है हमें उसे अच्छे से सपोर्ट करना है। दोज पार्ट टू बी मूव शुड बी कंफर्टेबली ग्रिप्ड। जिनको आप मूव करवा रहे हो वो अच्छे से ग्रिप्ड होनी चाहिए, आपकी हैंडलिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए, आप उसे इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करो कि वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द मूवमेंट शुड बी डिस्क्राइब डिस्टल टू प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो इस तरह से सेगमेंट की मोशन होनी चाहिए। एंड ग्रास्प शुड बी नियर द जॉइंट टू बी मूव्ड एज पॉसिबल। मतलब जो जॉइंट आप मूव कर रहे हैं उसके नियर जो है वो आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए, जॉइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए वरना मूव ही नहीं कर पाएगा, उसके नियर होनी चाहिए ताकि वो इजीली कंफर्टेबली जॉइंट को मूव कर सके। ठीक है, द मोशन शुड बी स्मूथ एंड रेपिटेशन रेट मेंटेन। क्लासिफिकेशन, अगर पैसिव मूवमेंट्स की बात करें तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन बेसिकली: रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स, फोर्स पैसिव मूवमेंट्स एंड कंटिन्यूअस पैसिव। तो हमारे पास थी कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंडिकेशन। तो इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन में किसी भी एक्सरसाइज की इस लेक्चर में फ़िलहाल तो डिस्क्राइब करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस्ड लेक्चर्स में, मतलब जब मैं अलग अलग एक्सरसाइज को, अलग अलग मूवमेंट को अलग अलग लेक्चर में बताऊँगी तो उसमें हर मूवमेंट, हर एक्सरसाइज के साथ उसकी इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन आएंगी। तो इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली क्या होता है? तो इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन वो सिचुएशन या वो कंडीशन होती है जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन या ट्रीटमेंट पैटर्न अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है हमारा वो दे रहे होते हैं पेशेंट को। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो कंडीशंस होती हैं जिनमें हम पेशेंट को किसी भी तरह का, मतलब या जो हमने सोचा है, मतलब प्लान किया है, या कुछ मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम कुछ कंडीशन में पेशेंट को नहीं करवाते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज हम पेशेंट को नहीं करवाते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है,
वो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, वो हमें नहीं करवाई जाती पेशेंट को, क्योंकि वो पेशेंट की जो करंट कंडीशन है उसको वर्सन कर देगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने लगेगी उस एक्सरसाइज या मूवमेंट के दौरान। तो उसकी कंडीशन में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, वो ज़्यादा पेनफुल कंडीशन उसकी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना होता। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें लिमिटेड रखनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, जिसमें हम पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट पैटर्न जो है वो अप्लाई नहीं करने होते हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और तो इसीलिए जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस जो हैं वो हर उसकी एक्सरसाइज या मूवमेंट के बहुत ही नेसेसरी होते हैं जान लेना। आपको पता होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज की क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, किस पेशेंट पे आप कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ताकि पेशेंट जितना कंफर्टेबल रहेगा वो उतना ही ज़्यादा आपसे सेटिस्फाई होगा आपकी ट्रीटमेंट से, उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडीशन डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, और वो जो है आप पर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे बहुत ज़्यादा। तो आज तक जो लेक्चर था वो यहीं तक है, और ये है रेफरेंस जहाँ से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो इसलिए क्योंकि प्री डिक्शनरी का ऑप्शन आता है हमारे कीबोर्ड में, उसकी जो है वो प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ तो ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बिलो में, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकूं और आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प करूं। और अगर आपको किसी फर्दर मतलब एडवांस लेक्चर जो आपको इमीडिएटली चाहिए, तो आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट अपलोड कर दूं। थैंक यू। एंड यस, मैं भूल गई, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले करने का, और आप लोगों को भी आपकी काम की चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू।